जोहार, नमस्कार। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसलिए कि अंग्रेजी कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय में विलंब नहीं हो, ताकि वो न्याय नहीं ही रह जाए, तो न्याय जल्द से जल्द मिल जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 2 से 3 दशक में अगर देखें तो कई तरह के इस तरह के नए फोरम्स क्रिएट किए गए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम की तरह से, जहां लोगों को आसानी से न्याय मिल जाए और कोशिश यह हो कि विन-विन सिचुएशन में न कोई हारा न कोई जीता, इस तरह से न्याय मिले। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकारों की मदद से अलग अलग व्यवस्थाएं फोरम्स के लिए की। उसी में एक फोरम है जिस फोरम का नाम है कमर्शियल कोर्ट, वाणिज्यिक अदालतें। हम यह जानते हैं कि जिस तेजी से मौजूदा विकास का रफ्तार बढ़ता जा रहा है, उसमें लेन देन के मामलों में अक्सर कंप्लेंट्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट होते हैं। सामान्यतः जो सिविल कोर्ट में मामले जाते थे तो अपने हिसाब से चलते रहते थे, जो उसका अपना तौर तरीका था। तो ये जो कमर्शियल कोर्ट इसके लिए बनाए गए कि जल्द से जल्द व्यापारियों के अपने जो विवाद हैं, उन विवादों का निपटारा हो सके, वो क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह के कंप्लेंट्स वहां डाले जा सकते हैं, किस तरह के कंप्लेंट्स के कॉग्निजेंस लेते हैं लोग। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कानून की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल लॉयर हैं निपुण बख्शी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि कमर्शियल कोर्ट क्या है, कैसे फंक्शन करता है। कमर्शियल कोर्ट सर एक विशेष, थोड़ा सा ये भी इतिहास उसका बता दें, कॉन्सेप्ट कैसे आया। बिल्कुल, ये एक विशेष कानून है जी। ये विशेष कानून बना है कमर्शियल कोर्ट एक्ट के द्वारा। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 कहते हैं इसे। और इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो व्यावसायिक मामले हैं, जो व्यवसायियों के बीच जो विवाद होता है, उनका जल्द निपटारा किया जाए, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए इस एक्ट में जी। उसमें त्वरित कार्रवाई हो, किसी तरह का विलंब न हो। जो इंटरिम ऑर्डर्स होते थे, समय समय पर कोई बिंदु पर अगर विवाद उठता था और जिसपे कोर्ट का ऑर्डर होता था, उसे चैलेंज किया जाता था हायर कोर्ट्स में, जिससे काफी विलंब होता था। उस पर भी कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया गया कि आप हर इंटरिम ऑर्डर को रिवीजन वगैरह में चैलेंज ना करें। सीपीसी में जो प्रक्रिया है उसको सरल की गई। उसमें ये प्रयास किया गया कि एविडेंस जो है वो तुरंत लिया जाए, कॉस्ट लिया जाए, या कॉस्ट जो दिया जाता है दूसरे पार्टी को जो गलती करता है, जिसके विरुद्ध फैसला जाता है, वो कॉस्ट रियलिस्टिक होना चाहिए, उसके क्या लीगल एक्सपेंसेस है, ये सब उसे दिलाया जाए। और अपील की प्रक्रिया को भी सरल किया जाए, अपील को टाइम बाउंड किया जाए, 6 महीने में अपील डिसाइड हो, ताकि अपील बहुत दिन तक लंबित ना रहे। और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है, क्योंकि अगर व्यवसायियों के बीच का विवाद जल्द निपटारा हो जाए तो एक सर्टेनिटी रहता है और लोगों में विश्वास भी पैदा होता है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, आमतौर पर जो सिविल कोर्ट में इस तरह के मामले जाते थे, कितना टाइम लग जाता था? एक मैक्सिमम कुछ उदाहरण अगर आपको ध्यान में हो, कितना समय कंज्यूम हो जाता था उसमें, और उसके बाद रिजल्ट में क्या रहता था? रिजल्ट कुछ मिलता था या पता चलता था जितना काम मनीसूट फाइल किए हुए हैं वो पूरा का पूरा उसी में खर्च हो गया, वही निकल गया? ये एक परेशानी का मुद्दा बिल्कुल था कि सिविल कोर्ट में, खास करके सिविल मामलों में काफी समय लग जाता था। इसका एक कारण यह भी है कि ज्यादातर सिविल कोर्ट में जो हमारे सिविल जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, या मैजिस्ट्रेट्स भी थे, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस हैं, वो ज्यादातर समय जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें वो व्यस्त रहते थे, और क्रिमिनल केसेस को प्रायोरिटी देना जरूरी भी था।
तो इस वजह से सिविल मामले जो थे, ये सिविल मामलों में नेग्लेक्ट हो जा होना वो एक स्वाभाविक भी था। और इसीलिए लोगों के मन में ये एक धारणा भी बनी कि सिविल सूट फाइल करने से शायद हमें कुछ न मिले या बहुत विलंब होता है, और फिर अपील पे अपील होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामले बहुत दिन तक लंबित हो जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये एक दौर चला और इससे काफी नुकसान भी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं के बराबर हो गया। लोगों के लिए बहुत आसान हो गया कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना बिना उसे समझे, या इस मंशा से कि अगर ये हम वायलेट भी कर देंगे, इसे तोड़ भी देंगे, तो लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्लो है, धीरे सब कुछ चलता है, कुछ होने का है नहीं। इस सब को ध्यान में रखकर कमर्शियल कोर्ट खास करके बनाया गया। कमर्शियल कोर्ट्स बने, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स बने, हाई कोर्ट पे में भी कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल एपेलेट डिवीजन बनाया गया ताकि मामलों का सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, ये जो कमर्शियल मामले हैं कोर्ट्स में जो पहुंचते हैं, तो उसमें एग्रीमेंट्स का जहां तक मामला है, जो मेरी समझ है, मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, आम तौर पर यह कॉन्ट्रैक्ट भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आम तौर पर 70 से 80% लोग एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते हैं और साइन कर देते हैं। चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, बैंक में पैसे जमा करने कराने का मामला हो, उस पर भरोसा करते हैं कि यह जो कह रहा है वो सही है। उसी ढंग से व्यापारिक लेन देन में भी, छोटे लेन देन में तो ये पढ़ाई लिखाई एग्रीमेंट सिर्फ ये करने के लिए हमारे पास एक सबूत है, तो वो भरोसे पर चलता है। इसमें जो चेंजेज आया, पूरी दुनिया जो बदली कि हम आपको लूट लेंगे और लूट करके हम ही अमीर बनेंगे, यह जो चेंजेज आया, ये चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया, तब इसके बाद यह फोरम बना, इस तरह का नया फोरम क्रिएट किया गया। हाँ, ये बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि शुरू में तो यह कानून व्यवसायियों के लिए ही शायद बना था, क्योंकि जो वैल्यू था जिसके बेसिस पे केस जाते थे वो 1 करोड़ रुपए था। लेकिन बाद में उसे अमेंडमेंट करके अब 3 लाख पे ले आया गया है। इसका पर्पस ही यह था घटाने का, जो स्पेसिफाइड वैल्यू है जिसके बेसिस पे ये केस जाते हैं कमर्शियल कोर्ट में। इसका पर्पस था कि आम आदमी को भी इसमें न्याय मिले। कमर्शियल, जैसे आपने इंश्योरेंस का जिक्र किया, इंश्योरेंस को बिल्डिंग्स का ही मामला है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, वो भी एक कमर्शियल डिस्प्यूट है। एक बिल्डर से एक अग्रीमेंट करता है आदमी एक फ्लैट खरीदने के लिए, वो भी एक कमर्शियल डिस्प्यूट है। अगर वो ना, ऑफ कोर्स उसको कंज्यूमर फोरम का भी रेमेडी है, जो कि स्पेशल रेमेडी है, लेकिन यदि कंज्यूमर तो उस फोरम में वो जा सकता है जो फ्लैट खरीद रहा है, लेकिन अगर कोई अपना जमीन दे रहा है किसी बिल्डर को बनाने के लिए, तो उसके लिए कमर्शियल कोर्ट्स एक सीमेंट सप्लायर है, सैंड सप्लायर है, स्टोन चिप सप्लायर है, ब्रिक सप्लायर है, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो सप्लायर है वो सब लोग वकील रख करके एग्रीमेंट पढ़ करके साइन करता होगा, जरूरी नहीं है। वो तो भरोसे पर ठीक है भाई, एक तो रहेगा हमारे पास सबूत रहेगा, वो कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ उसको नहीं पता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीछे में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में कुछ दिख रहा है, वो साइन कर दिया। तो इस तरह से डिस्प्यूट तो क्रिएट होते हैं जी। हाँ, वो डिस्प्यूट्स भी होते हैं, और कोर्ट्स ने भी कहा कि कुछ तो ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस आदमी पढ़ता नहीं है, साइन कर देते हैं। हाँ, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर भी इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए कि नहीं, निपुण जी आप देखिए ना, टीवी में एक विज्ञापन आता है जी, आप उसको पढ़िए, म्यूचुअल फंड्स के जी, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और इससे आपको इतना फायदा होगा, और उसके बाद इतनी तेज गति से वो पढ़ता है जी, कि बिना पढ़े, बिना समझे, बिना इसको नहीं करे, वो इतना तेज होता है कि जब तक आप 100 बार नहीं सुने ध्यान लगा करके, तब तक आपको लगे कि भाई इसमें तो इन्वेस्ट कर ही देना है हमको। जो पढ़ने वाला ये शर्तें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो इतने छोटे छोटे अक्षरों में टाइप्ड होता है कि उसके लिए एक बड़ा सा लेंस लेकर के बैठना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, ताकि उसको पढ़ा जा सके। और जब मामला डिस्प्यूट बनता है तब वो कहते हैं कि भाई ये तो आप इस शर्त पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ा नहीं। इसी विषय में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये आपने इसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फाइन प्रिंट में होते हैं या जिसमें बार्गेनिंग पावर इक्वल नहीं है,
आप इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस के जो कंडीशंस छप के आए हैं आपको उस पर साइन करना ही होगा। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं उनके साथ बैठकर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट इंटरप्रेट करेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये दोनों पार्टीज का बार्गेनिंग पावर इक्वल नहीं था, ये एक नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इसीलिए कोर्ट चाहे तो उसे रीड डाउन भी करता है, कह सकता है कि ये आपने लिख दिया लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके कंज्यूमर या उसके विरुद्ध है तो हम इसको नहीं मानेंगे। जैसे बहुत से लोग जाते हैं, कपड़ा देते हैं ड्राई क्लीन कराने, उसके पीछे में टर्म्स एंड कंडीशंस वो लिख दिया कि अगर आपका कपड़ा बर्बाद हो जाता है तो मैं 300 रुपए से ज्यादा देने के लिए लायबल नहीं हूँ। कोर्ट कहता है नहीं, आपको पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये 300 लिख देने से पीछे और साइन करा लेने नहीं, उसमें एक और चीज देखिए कि उसमें है कि अगर वो ड्राई क्लीन करेगा तो कलर नहीं जाएगा। आपने इसको वॉश किया, वॉश करने की वजह से कलर गया, आप कह रहे हैं हम ड्राई क्लीन कर रहे हैं, हमारा बटन टूट गया, ड्राई क्लीन में बटन नहीं टूटेगा। नहीं, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। आप कह रहे हैं हम ड्राई क्लीन कर रहे हैं, ड्राई क्लीन का पैसा ले रहे हैं जो सामान्य वॉश से ज्यादा है, तो वो तो ब्रीच है ना। बिल्कुल, और ऐसे ब्रीच में वो बच भी नहीं सकता है। कुछ हमारा 5,000 रुपए का सूट बर्बाद हो गया और आप कह रहे हैं 300 रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे। तो कोर्ट उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट कहेगा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं था, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाए। एक आदमी को जो जा रहा है उसे उस पे साइन करना ही पड़ता है। तो इसके लिए भी कोर्ट ने प्रावधान किए हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट से लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म अनरीजनेबल है, ये कानून के विरुद्ध है, इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर हम लौट के आ रहे हैं कमर्शियल कोर्ट्स पर। तो कमर्शियल कोर्ट्स में जो मामले हैं, जैसे आपने बताया 3 लाख से ज्यादा के मामले, 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा के मामले, उसमें भी दर्जा बना हुआ है क्या कि कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएंगे, कुछ मामले हाई कोर्ट में जाएंगे, या सारे मामले लोअर कोर्ट में ही फाइल होंगे जो कमर्शियल कोर्ट्स है और वहां से हार जीत के बाद में अपील के लिए जा सकते हैं? क्या है, कैसे है, थोड़ा सा उसके फंक्शनिंग के बारे में समझिए। तो 3 लाख जो है वो जो कमर्शियल कोर्ट के दायरे में आता है कि नहीं, ये निर्धारण करने के लिए 3 लाख रुपए जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो रखा गया। उसके बाद फिर कोर्ट का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जिसे हम कहते हैं, अब हमारे यहाँ झारखंड में जो सब जज है उसको अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन, तो चाहे 100 करोड़ का केस हो या 3 लाख का केस हो, वो सब जज के यहाँ से ही शुरुआत होता है। अगर स्पेशली डेजिग्नेटेड है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हो सकता है। कुछ कोर्ट्स हैं जैसे जो चार्टर्ड हाई कोर्ट है, अंग्रेजों के जमाने से दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, वहाँ हाई कोर्ट में भी सूट होते हैं, उनको भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वहाँ 1 करोड़ के ऊपर के मामले हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वो चलता रहेगा। लेकिन 3 लाख का जहाँ व्यावसायिक मामला का विवाद है वो कमर्शियल कोर्ट जो है, और ये कमर्शियल कोर्ट नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी है, सब जज लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे भी है और हाई कोर्ट लेवल पे भी है। उसके बाद वो जिस तरह का मामला है वो उस कोर्ट में जाए। माने ये माने कि ऊपर के जितने कोर्ट से सब अपीलेट अथॉरिटी हैं। झारखंड में तो ज्यादातर कोर्ट्स अपीलेट अथॉरिटी है, लेकिन कुछ मामले हैं जो हाई कोर्ट में भी जाते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट, अगर कहीं आर्बिट्रेशन का क्लॉज है और आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कराने की प्रक्रिया है कि भाई कोर्ट से किया जाएगा, तो वैसे मामले भी अब कमर्शियल कोर्ट, जो कमर्शियल डिवीजन बना हुआ है हाई कोर्ट का, वहां चला जाता है ताकि तुरंत उसकी सुनवाई हो जाए। नहीं तो बहुत बार आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन जो पड़े रहते थे क्योंकि समय नहीं मिल पाता था, अब वो कमर्शियल डिवीजन में जाता है। अगर 3 लाख से ऊपर का वैल्यू है उस डिस्प्यूट का, तो वहां पे जल्दी आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ये एक्ट बना है। कुछ टाइम फ्रेम है क्या कि लोअर कोर्ट में, यानी कि नीचे के कोर्ट में अगर हम अपील ये करते हैं, याचिका दाखिल करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, तो वो केस इतने दिन में यहाँ होगा, अपीलेट के लिए जाएगा तो अपील में इतना दिन लगेगा, इतने दिन के अंदर फैसला होना ही होना है। जैसे कि एक जो फोरम है मीडिएशन सेंटर का, उस फोरम में है कि विद इन 16 to 90 डेज आपको कर देना है, पास सक्सेस हो या फेल हो। तो उसी ढंग से कोई टाइम फ्रेम है क्या? पोक्सो वगैरह में भी देखते हैं कुछ टाइम फ्रेम है, कितने दिन के अंदर आपको कर दें। तो टाइम फ्रेम बना तो देते हैं आप,
लेकिन स्पेशल जज जो उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम नहीं बनता है। तो बनने के बाद, उसके चाहने के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं काम करती हैं। जैसे आप हमको यहाँ से दौड़ने के लिए कह दें, हमारा एक पाँव काम कर रहा है, एक पाँव काम ही नहीं कर रहा है, दोनों पाँव काम कर रहा है, हाथ और शरीर का ऊपर का हिस्सा नहीं काम कर रहा है, नहीं, तलवे में हमको दर्द है, घुटने में दर्द है, तो ये सारी परेशानी हो सकती है। तो उसमें टाइम फ्रेम कुछ क्रिएटेड है क्या, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया गया है क्या? टाइम फ्रेम भी है। अपील के लिए तो खास करके सेक्शन 14 में है कि हर अपील को 6 महीने के अंदर निष्पादित कर देना है। ट्रायल में जहां गवाहियां होती है कुछ समय लगता है, उसमें भी विशेष प्रावधान कंपेरिजन अगर कंपेयर करें हम, तो कंपेयर करने में पुराने जो सिस्टम थे उससे इस सिस्टम में क्या बदलाव आएगा अगर हम मुकदमा करते हैं और जज साहब के पास जाता है, तो स्पीडी ट्रायल करने के लिए वो क्या करेंगे पहले की तुलना में अभी? जी, तो स्पीडी ट्रायल के लिए सीपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। सीपीसी का जो शेड्यूल है, जो सिविल केस की प्रक्रिया जो कोर्ट में चलती है, उसके लिए एक सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। जो कमर्शियल कोर्ट्स में गवाहियां जल्दी होंगी, गवाहियां एक साथ आएंगे, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, इंटरोगेटरीज, सारा जो प्रक्रिया है उसे तेजी से किया जाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि रिटन स्टेटमेंट उसे फाइल कर देना है। जो दूसरा पक्ष है आता है, द्वितीय पक्ष, विपक्षी जो है, अगर वो 120 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं देता है तो उसे वो अपना जवाब देने का राइट खो देता है। अच्छा, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो प्रक्रिया में इतने सारे बदलाव किए गए हैं कि ये अब जल्दी होगा। वहां पे मामले सिर्फ कमर्शियल रहेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा कि सिर्फ कमर्शियल नेचर के मामले ही वो सुनेंगे। तो ट्रायल भी फास्ट होगा, पहले की तुलना में तो काफी तेजी से होगा। अपील में तो स्टैट्यूटरीली टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि आप इसे 6 महीने में खत्म करें, निष्पादित करें, अपील को बहुत दिन तक लंबित ना रखें फैसला आने के बाद। तो प्रक्रिया तो तेज होगी और सुगम भी होगी। व्यवसायियों का विश्वास बढ़े, इसीलिए ये किया गया है कि जो सारे प्रक्रिया किया गया है कि इसमें तेजी लाई जाए। एक एग्जाम्पल हम दे करके और एग्जाम्पल तो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यापारी अपने माल को ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करता है कि भाई यह माल आपको 5 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में बना, 5 लाख रुपए में यहां पहुंचा देना है। इस बीच में भी बहुत सारी शर्तें होती हैं कि ट्रक खराब हुआ तो उसका किसका जिम्मा होगा, पानी बरस के माल बर्बाद हो गया तो किसका जिम्मा होगा, कैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें जो गड़बड़ी होती है उस तरह के मामले कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स नहीं, कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं वहां जब गए तो वहां पर उस कैसे जज करेंगे, उसको जज करने की प्रक्रिया क्या होगी। वही गवाही की प्रक्रिया, तो गवाही की प्रक्रिया में तो लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी। उस समय पानी बरसा था कि नहीं बरसा था, वीडियो को बुलाओ, पूछो कितना रेन हुआ था उस दिन। ये प्रक्रिया है या प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है? नहीं, प्रक्रिया को जल्दी की गई है। एफिडेविट्स पे गवाहियां ली जा रही हैं और एफिडेविट पे लेने के बाद उसे जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन किया जाए। कोर्ट भी, अब जैसे रेलवे का एक मामला देखिए, रेलवे के बहुत सारे मामले आपके पास भी आते होंगे। रेलवे में माल आया, उसने खबर ही नहीं किया, जहां से बेल्टी बन करके आई वो पहुंचा ही नहीं, पहुंच गया आपके पास सूचना तो कोई ना कोई बहाना करके कल आइए ना परसों आइए, उसके बाद डैमेज शुरू कर दिया कि आपका इतना डैमेज हो गया, इतने दिन से माल आपका यहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह के मामले भी आएंगे वहां पर। इस तरह के मामले भी आएंगे कि सरकार के विरुद्ध भी अगर कोई केस है या सरकार के खिलाफ अगर किसी को कोई मुकदमा करना है तो वो भी नहीं, वो तो है ना कि हम एक व्यापारी हैं और हमने रेलवे से कांटेक्ट किया, जब ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट किया तो रेलवे से कांटेक्ट किया, तो रेलवे की अपने शर्तें होंगी, लेकिन उनसे हमारा कांटेक्ट यही था कि हमारा माल समय पर स्टेशन पर पहुंचेगा, पहुंचने की सूचना आप देंगे। आप हमारे भरोसे नहीं रहेंगे कि हम रोज आकर के पूछते रहे आपसे कि माल आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं आया, कहाँ फंसा हुआ है, और यह कह करके आप नहीं बच सकते कि डिरेल हो गया था इसलिए वहां फंस गया, और उसके लिए आप हमसे डैमेज नहीं ले सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप जो भी आपको डिफेंसेस है वो आप ले सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया है गवाही, अगर गवाहियां रोज रोज हो, बिना लंबे अंतराल के हो, जो कि कमर्शियल कोर्ट करेगा। हाँ, एक बार आप गवाह का नाम दे दिए, उतना ही गवाही हो, अभी फिर बीच बीच में ऐड नहीं करे, नहीं इसको भी ले लीजिए, इसको भी बुला लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ जमा कर देना है कि आप एक ही बार सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए।
एडमिशन का मामला है, इंटेरोगेटरीज है, आप सवाल पहले ही दे दीजिए कि ये सवाल है। आप कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिट करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डिस्प्यूट करते हैं। जो एडमिट करते हैं उनको फिर गवाही में एक एक करके प्रस्तुत करना, उसे गवाही में लाने में जो समय व्यर्थ होता है वो ना हो, ये सारी प्रक्रिया उसमें की गई है। और डिस्प्यूट होगा तभी तो विवाद है जाएगा, लेकिन अगर उसे खींचना ना चाहे, उसका निष्पादन करना चाहे, तो कमर्शियल कोर्ट में किसी भी, चाहे वो कितना भी पेचीदा हो, उसका जो जज है फैसला बिल्कुल कर सकते हैं गवाही लेकर। ये खाली सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बिना मतलब का व्यर्थ न जाए समय। कॉस्ट्स जो इम्पोजिशन है, ये एक बड़ा हथियार है कोर्ट के हाथ में, कि अगर कोई फ्रिवलस पिटीशन दे रहा है, कोर्ट में बिना मतलब का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कॉम्पेंसेटरी, उसे कॉस्ट लगाया जाए, पेनल्टी लगाया जाए, आर्थिक कॉस्ट, जिससे कि इस तरह का काम ना हो, फैसला जल्द आए। एक एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे कि पहले और इसकी तुलना में इन 7 साल में क्या फर्क आया? आप जो केस हैंडल किए हो उसका कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? केसेस में इसमें फैसला जल्दी होता ही है। नहीं, एक केस किया आपने, आप नाम नहीं बताए किसका केस किया नहीं किया, ये करके थोड़ा सा एग्जाम्पल हमको दीजिए। जैसे आर्बिट्रेशन के मामले होते थे, अब आर्बिट्रेशन का जो डिस्प्यूट गया, सरकार के साथ ही किसी का कोई डिस्प्यूट है, अब या कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, अब उसे कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने उसको खत्म कर दिया है, उसके बाद भी उसका सिक्योरिटी मनी रखा हुआ है, सिक्योरिटी मनी नहीं लौटा रहे, तो वो कमर्शियल कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अब कमर्शियल कोर्ट में एक प्रावधान ये भी है कि एक प्री मीडिएशन का भी उसमें प्रोविजन है कि आप आने के पहले एक प्री मीडिएशन करा लें, वही समय जो उसमें दिया है उस समय के अंदर एक प्री मीडिएशन करा लें, जिससे कि समय आप कोर्ट में आने के पहले मीडिएशन ट्राई कर लें। प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करा के अगर वहां आपका निष्पादन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में आता है, कोर्ट इंटरिम ऑर्डर भी दे देती है। कोर्ट कहते हैं जो भी डिस्प्यूट है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि समय खत्म हो गया है, तो बिना मतलब आप उसका सिक्योरिटी मनी क्यों रोके हुए हैं? बस सही बात। तो इस तरह के जो फैसले हैं वो तुरंत और जानबूझ के रोके हुए तो ब्याज के साथ वापस करिए, वो ब्याज के साथ वापस करिए। तो इस तरह के फैसले कमर्शियल कोर्ट्स में जल्दी इनका निष्पादन हो जाता है, फैसला आ जाता है। कानून की बात में आज हमने आपके साथ साझा की कमर्शियल कोर्ट, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसमें 3 लाख से ऊपर तक के मामले में स्पिरिट ट्रायल होता है। कैसे होता है इसकी सारी प्रक्रिया हमने आपको समझाई बुझाई। हमारा मकसद कानून की बात का सिर्फ इतना है कि हम आपको अवेयर करें ताकि आपको जल्द से जल्द फैसला मिल सके, और फैसला मिलने के लिए आपके सामर्थ्य में को भी पैदा किया जा सके। अगर आप उस कैटेगरीज में आते हैं जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल सर्विस दी जा सकती है, वो सारी व्यवस्था भी यहाँ से होती है। तो कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।